तो हम लोग इसके पहले की थ्योरी को आई थिंक डिस्कस कर चुके थे। थ्योरी में आपका लास्ट टॉपिक आपका था फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी, है ना। इसके पहले हम लोगों ने सम मोर एग्जांपल एपी एपी के बारे में किया था, जो कि आपकी एनसीईआरटी बेस पे था। एनसीईआरटी में सारी चीजें लिखी गई हैं। तो और बाकी फॉर्मूले जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ये इसके बेसिस पे एग्जांपल से। चलिए हम आते हैं फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फिर सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी के ही हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल करने के बाद हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे आएंगे। ओके। तो फर्स्ट एग्जांपल आपको क्या दिया गया? फॉर the EP. For the EP, 3 upon 2, 1 upon 2, minus 1 upon 2, minus 3 upon 2, write the first term A and the common difference D. देखो, इसमें कुछ भी नहीं सॉल्व करना इस तरह के क्वेश्चन में। इसमें सिर्फ क्या पूछा गया, फर्स्ट टर्म बताना है। तो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, जो सबसे पहले है 3/2, फर्स्ट टर्म हो गया। और फिर से बोला कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस वो नंबर होते हैं जो अपने प्रीसीडिंग एलिमेंट के साथ डिफरेंस लेने पे मिल रहे होते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि डी इज इक्वल टू हमको क्या होना चाहिए, A2 - A1 होता है, या फिर A3 - A2 हो सकता है। मतलब जितने भी है सब क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। A4 - A3 होने चाहिए। तो सबसे पहले दो तीन टर्म यहाँ पे सिंगल निकाल के छोड़ दिया गया, डी इज इक्वल टू 1/2 - 3/2 इज इक्वल टू -1। बट बेसिकली हमको वन वन टू स्टेप सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, ताकि क्लियर हो जाए कि इसका जो कॉमन डिफरेंस हमको मिल रहा है वो कांस्टेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हो सकता है कभी कभी कॉमन डिफरेंस हमारे क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। जब ये डिफरेंट हो जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस वो नहीं रह जाएगा। ओके। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या मिल गया, ए इज इक्वल टू 3/2। तो हमको डी निकालना है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं। सेकंड टर्म क्या है, 1/2 है, -3/2। और इसी प्रोसेस को थोड़ा सा सेकेंड डी अगर फाइंड करें तो क्या, -1/2, फिर से -1/2। दो स्टेप हम निकाल रहे हैं। अगर दोनों का सेम आता है तो इसका मतलब हमारा डी वही रहेगा। क्या हो जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। 1 - 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 - 3 इज इक्वल टू -2, -2/-2। यहाँ पे 1 -2/-2, सॉरी -2/2। दैट मीन्स -1 बन गया, इधर भी -1 बन गया। दैट मीन्स दो कांस्टेंट मिल रहे हैं आपको। तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया। ए इज इक्वल टू 3/2 हो गया। एनी प्रॉब्लम? ओके। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया, एग्जाम्पल सेकंड दिया गया, which of the following list of the number from an AP if they form an AP। क्या बोला गया, which of the following list of the number form an AP। कौन सा नंबर है या कौन सा लिस्ट है जो दिया गया वो एपी फॉर्म कर रहा है। एपी फॉर्म करने की सिचुएशन क्या है, आपका प्रीसीडिंग टर्म के साथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बेसिकली सबसे पहला टॉपिक मैंने यही डिस्कस किया था सीक्वेंस के बाद, कि जब डी डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि आपका प्रीसीडिंग टर्म के साथ क्या हो, डिफरेंस अगर कांस्टेंट होता है तो एपी होता है। मैंने दो डेफिनेशन बताई थी एपी की, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की दो डेफिनेशन बताई, पहले में यही डिस्कस किया था मैंने। तो वही चेक कर लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं चेक करते हैं। अगर हमारे क्या हो जाए, प्रीसीडिंग टर्म के साथ डिफरेंस कांस्टेंट आते हैं, दैट मीन्स क्या होगा, हमारा एपी होगा। अगर कांस्टेंट नहीं आता है तो क्या होगा, एपी नहीं होगा। ओके। चलिए, तो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में सॉल्व करेंगे, डी निकाल लेते हैं। डी इज इक्वल टू क्या होगा, 10 - 4, 10 - 4। फिर से सेकंड वाला डी अगर निकालते हैं तो अगला क्या, 16 - 10। नेक्स्ट अगर डी निकालते हैं 22 - 16। डिफरेंस देखो कितना आएगा, 6 आ गया। यहाँ पे भी क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पर भी 6 हो गया। ये कांस्टेंट हो गया। दैट मीन्स फर्स्ट इज एपी। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड हमारा क्या है, सेकंड में डी निकालते हैं क्या मिलेगा, -1। डी इज इक्वल टू -3 +1। +1 कैसे लिख दिया, इधर पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट डी निकाले, -5 माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू कितना, -2 हो गया। यहां से भी -2 हो गया, यहां से भी -2 हो गया। कांस्टेंट, दैट मीन्स ये भी एपी हो गया। समझ में आ रही बातें कि नहीं आ रही हैं? ये भी आपको एपी दे देगा। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, हम थोड़ा सा अब सॉल्व नहीं करेंगे, इसी पे हम समझा देते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दे लो।
यहाँ पे इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस मतलब एक 4 बन जाएगा। इसके साथ इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये +1, ये +4 बना लेकिन ये -4 बन जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे लिखते हैं 2 माइनस माइनस टू इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 + 2 बन जाएगा इज इक्वल टू 4, इन दोनों का। अब इन दोनों का चेक निकालें तो क्या बनेगा, -2 -2 इज इक्वल टू -4। अब ये -4 बन गया, ये +4 बन गया, दोनों कांस्टेंट है नहीं, दोनों अलग अलग हो गए। दिस इज अ नॉट एपी। ये एपी है आपका, ये एपी है, ठीक है। थर्ड वाला एपी नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, यहां से जीरो, यहां से जीरो, यहां से लेकिन 1 मिल जाएगा, फिर यहां से जीरो, फिर से यहां से जीरो, फिर यहां से 1 मिल जाएगा। दैट मीन्स ये कांस्टेंट नहीं हो रहा, ये भी आपका एपी नहीं बनाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। तो कौन कौन से टर्म एपी बना रहे हैं, कौन कौन से टर्म एपी नहीं बना रहे हैं, ये चीजें क्लियर हो गई। कैसे हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। आपको बताना है कौन सा इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा है और क्यों फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका है, a taxi fare after each kilometer, बोला गया a taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer and 8 रुपए for each एडिशनल किलोमीटर। ध्यान से समझना, बोला गया टैक्सी का किराया जो है पहले किलोमीटर का 15 रुपए है, फर्स्ट किलोमीटर का, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट किलोमीटर का कितना है, 15 रुपये है, 15 रुपीज है। फिर बोला गया जैसे जैसे आप किलोमीटर इंक्रीज करते जाओगे, हर एक किलोमीटर के बाद सेकंड किलोमीटर में बोल रहा है कि 8 रुपए उसमें इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड किलोमीटर में क्या हो जाएगा, फिर से 8 रुपए इंक्रीज हो जाएगा, है ना। फोर्थ में इस तरह से क्या हो जाएगा, फोर्थ में भी 8 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इसको ऐड करके लिखना चाहिए। 15 8 कितना हो जाएगा, 23। अब इसको अगर लिखेंगे 23 + 8 लिखेंगे, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 31। इसको अगर हम लिखेंगे 31 + 8 इज इक्वल टू 39, है ना। दैट मीन्स आपका जो नंबर बन रहा है, क्या बन रहा है, 15 23 31 39 सो ऑन, इस तरह से बनता, फेयर इस तरह से होता जाएगा। अब फेयर में अगर हम डी निकालने की कोशिश करें तो हर बार डी हमको कितना मिलेगा, डी हमको 8 ही तो मिलेगा, क्योंकि हर बार 8 ही तो जोड़ा मैंने। हर बार अगर हम डी निकालने की कोशिश करें या डिफरेंस निकालने की कोशिश करें तो हमको डी क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 क्यों मिलेगा, 8 क्यों मिल रहा होगा, रीजन क्या है कि 8 ही तो हमने ऐड किया, बट हमको उस लॉजिक से नहीं ध्यान देना। ये हमारा क्या हो गया, A1 हो गया, ए हमारा A2 हो गया, ए हमारा A3 हो गया, A4 हो गया, सो ऑन। अब हम डी निकालेंगे, सबसे पहले डी क्या करते हैं, A2 - A1 करते हैं। अगला डी अगर हम निकालेंगे, है ना, तो फिर से हमको क्या मिलेगा, A3 - A2 निकालना होगा। फिर से डी निकालेंगे, A4 - A3 निकालना होगा। ये सब अगर कांस्टेंट हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, एपी होगा। तो इनका डिफरेंस निकालो, कितना होगा, 23। A2 कौन है, 23, 23 - 15 8। नेक्स्ट आपका क्या है, 31 - 23 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट आपका क्या है, 39 - 31 इज इक्वल टू 8। सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 8 आ गया। तो यही रीजन है, सिंपल सी बात है इनका। हाँ, डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर द सेम। इनका डिफरेंस जो है सक्सेसिव टर्म के साथ वो क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। दैट मीन्स फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है, और इनका डिफरेंस 8 आ रहा है, इस वजह से इनको हम एपी बोलेंगे। क्लियर नाउ, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, द अमाउंट ऑफ पेयर ऑफ प्रेजेंट प्रेजेंट इन अ सिलेंडर लिखा है ना, सिलेंडर when the vacuum pump remove 1/4 of air remaining in the cylinder at a time।
क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव, जब वैक्यूम पंप रिमूव किया जा रहा है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो क्या कितना बच रहा है, 1/4 उसमें रिमेन हो रहा है, 1/4 रिमेन हो रहा है। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब सबसे पहले तो हमको ये पता नहीं है कि हमारे पास एयर कितना है ना। तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, सिलेंडर सिलेंडर का इनिशियल A1 इज इक्वल टू हमने यक्स मान लिया, इनिशियल क्या मान लिया, यक्स मान लिया। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन में जब हम यहाँ पे यूज करते हैं द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव, जब वैक्यूम पंप को रिमूव कर दिया जाता है, वैक्यूम व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, जो एयर है उसका 1/4 क्या होता है, रिमूव होता है इन द सिलेंडर एट अ टाइम, एक टाइम में। दैट मीन्स 1/4 एक्स यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो A2 आपका क्या बन जाएगा, A1 आपका एक्स है, तो A2 क्या कहता है, A2 इससे कम होगा ना, क्योंकि ये रिमूव हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स A2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/4 एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी का तो 1/4 रिड्यूस हो रहा है, तो बेसिकली क्या बन गया, 3/4 एक्स बन गया ये। ठीक, अब A3 अगर निकालेंगे तो A3 निकालेंगे फिर से 3/4 एक्स, है ना, 3/4 एक्स माइनस 1/4 इंटू 3/4 एक्स हो जाएगा, क्योंकि जो बच रहा है यही तो बचा, जो बचा उसका 1/4 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उसका 1/4 रिड्यूस हो रहा है। तो अभी कितना बचा, 3/4 एक्स, 3/4 एक्स में से 3/4 एक्स का 1/4 रिड्यूस हो जाएगा, दैट मीन्स ये फॉर्मेशन बचेगा। इसको सॉल्व करोगे क्या बनेगा, 3/4 एक्स माइनस 1/16 एक्स, 1/16 एक्स, और इसको और सॉल्व करोगे 16 होगा, हाँ ठीक है। ठीक, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 64 9, दैट मीन्स आपका बेसिकली बन गया 9/14 यक्स बन जाएगा, 9/14 यक्स बन जाएगा। इसी तरह अगर हम ए फोर निकालेंगे तो क्या होगा, 9/14 यक्स माइनस 1/4 9/14, तो मतलब 9/14 यक्स माइनस 1/4 ऑफ 9/14 एक्स फिर से बन जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, कितना बनेगा, 9/14 यहाँ पे 56 हो गया, 56 और 14, दैट मीन 64, 64 हो गया डिनोमिनेटर में, और ऊपर कितना बनेगा 27 एक्स, 27/64 हो गया। अब ध्यान से देखो, हमको A1 मिल गया, A2 मिल गया, A3 मिल गया, A4 मिल गया, चारों टर्म मिल गए। अब हमको ध्यान रखना है, क्या करना है, A2 माइनस A1 निकालना है, A3 माइनस A2 निकालना है, A4 माइनस A3 निकालना है, सो ऑन। अगर इन सब का डिफरेंस सेम आ गया, इन सब का डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया, तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो A2 हमारा, हाँ बोलो, हाँ बताओ, हाँ सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, बस डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, चलो प्रॉपर कैलकुलेशन कर देते हैं इसका, वही आएगा सिंप्लीफाई करने पे। ध्यान से देखो, ये क्या बनेगा, 3/4 एक्स माइनस, ये क्या बन जाएगा, 3 कितना हो गया, 16 एक्स बन गया। 16 और 4 का आप क्या करो, एलसीएम निकाल लो, कितना हो गया, 2 8 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 1 जा, फिर से 2 2 2 जा, 4 2 जा, 8 2 जा, 16। ठीक है, मैंने यहाँ पे 14 लिखा है क्या, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 निकाला, 4 4 जा 16, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1, 12 में से 3 गया आपका कितना, ये, दैट मीन्स 9/16 यक्स हो जाएगा। क्लियर, अच्छा हर जगह मैंने 14 लिख दिया क्या, बट कैलकुलेशन 16 के अकॉर्डिंग किया। अच्छा हाँ, हर जगह 14 ही लिखा, और नहीं ये 14 नहीं होगा, एक क्या बोलते, राइटिंग मिस्टेक हो गया, बट कैलकुलेशन आपका 16 के अकॉर्डिंग ही मैंने किया है, 9/16
द 9/16, 16 के थॉट 9/16 के हिसाब से चल रहे हैं, राइटिंग कुछ और हो गई है। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे 64 आएगा, ये सही है, ये टर्म सही है। ठीक है, 64 27/64 x, यही प्रोसेस इसमें भी अप्लाई किया मैंने। पहले इनको मल्टीप्लाई किया, फिर से इन दोनों का एलसीएम लिख के 16 फोर जा 64 हो जाएगा। 64 यहाँ पे एलसीएम में आएगा दोनों का, 16 और 64 का एलसीएम 64 होगा। ठीक है, तो 27/64 एक्स हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई। ओके, अब A2 माइनस A1 करेंगे। A2 हमारा क्या है, 3/4 एक्स है। 3/4 एक्स माइनस A1 कितना है, यक्स है। यक्स को सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा, 3x - 4 एक्स अपान कितना, 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस यक्स अपान 4 मिल गया। क्या मिल गया, -x/4 मिल गया। सेकंड में करो, A3 कौन था, ये 9/16 यक्स है। तो 9/16 यक्स माइनस A2 कौन है, A2 आपका 3/4 एक्स है, -3/4 यक्स है। इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम आपका 16 आएगा। ए बन गया आपका 9 एक्स, यहाँ पे 4 4 16, 4 3 12, -12 एक्स हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, -3x/16 हो गया, -3x/16 हो गया। क्लियर। अब देखो यहीं से डिफरेंस समझो, x/4 आया, यहाँ पे 3x/16 हो गया। ये दो ही स्टेप में क्या हो गया, चेंज हो गए। सेकंड स्टेप में ही क्या हो गया, डिफरेंट हो गए दोनों। ये दोनों डिफरेंट हो गए, इनको सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, 3/16 को सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। दैट मीन्स यहीं से डिफरेंस हो गया, तो नॉट एपी, ये एपी नहीं बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर। तो थर्ड स्टेप हमको चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सेकंड स्टेप में ही क्या हो गया, नॉट एपी हो गया। ओके, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका और कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, जस्ट अ वेट। हाँ बोलो। हम्म। 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 मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, क्या कौन से स्टेप। देखो वो कंसिडरेशन ऑफ द एग्जामिनर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कंसीडर कर पाता है कि नहीं कर पाता है ना। आंसर आंसर करेक्ट आने से क्या, आंसर हम याद करके जाएं, सपोज दैट हमारे सिमिलर क्वेश्चन मिल गए, हमने आंसर सही किया, बीच का कैलकुलेशन ही खराब कर रखा हो तो। हम्म। हम्म। अगर एग्जामिनर क्या करता है, कंसीडर कर लेता है, तो आपके मार्क्स 100% श्योर है कटेंगे। 100% श्योर है कि कटेंगे, आपके प्लस माइनस होने की वजह से हो सकता है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन भी गलत काट सकता है। हम्म। हम्म। तो इस नहीं, तो इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लो अभी मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे किया, मैं कंसीडर 16 कर रहा था बट लिख 14 रहा था। तो ये तो मान लो यहाँ पे इरेजेबल है, यहाँ पे चेंजेबल है, बट एग्जाम में चेंजेबल नहीं होंगे ना, इस चीज को ध्यान रखना है कि ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो वहां पे एग्जामिनर अगर कंसीडर कर लिया तो भाई आपके मार्क्स तो गए, और कंसीडर नहीं हुआ, बाय द वे फ्लो में चेक कर रहे हैं और नहीं ध्यान दिया, तो ऐसी सिचुएशन में आप बच सकते हो अगर आंसर आपका राइट आया हुआ है तो। बट अगर आंसर रॉन्ग है तो 100% श्योर है, कंसीडर हो जाना है फिर। हम्म। हम्म। हाँ, बहुत इजी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है,
थोड़ा सा डिफरेंस है उसके, मतलब कि टफनेस में थोड़ा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट वही बोल सकते हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। नहीं नहीं, वो जैसे कि होता है कि जैसे पहले यूपी बोर्ड में चलता था, आई थिंक शायद अब बंद कर दिया गया। पहले यूपी बोर्ड में चलता था, एक आर्ट साइड मैथ होता था, एक साइंस साइड मैथ होता था। तो उसमें क्या करते थे कि उसमें कुछ चैप्टर्स का डिफरेंस होता था ना। जैसे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले को ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी ना। और जो बेसिक मैथमेटिक्स वाले थे उनको ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक ना पढ़ा के उनको क्या बोलते हैं, या CI SI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीजें पढ़ डिस्काउंट, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। ठीक है। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बाहर से क्वेश्चन 100% बनेंगे मैथ के क्वेश्चन। अगर बाहर से नहीं पूछे जाएंगे तो भाई मैथ का क्वेश्चन तो इंसान बुक रट के जाएगा नहीं पूरा पूरा। हाँ, बेसिक मैथ। मैंने बोला ना कि पहले आर्ट और साइंस में पैटर्न डिवाइड था, बेसिक और स्टैंडर्ड में डिवाइड है। पहले क्या था, जो आर्ट साइड स्टडी करते थे, जिसको आर्ट साइड स्टडी करना था, दैट मीन्स हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के साइड में स्टडी करना होता था। वो क्या बोलते थे, बेसिक मैथ्स लिया करते थे। क्योंकि आगे उस मैथ्स का कंसिडरेशन नहीं होता था। उनका बेसिक बेसिक पैटर्न, फिर क्या बोलते हैं, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, यही सब माना जाता था कि उनको उनका आगे का जो एजुकेशन होना है, उसी में होना है। जो स्टैंडर्ड मैथ लेते थे, तो उनके लिए पहले से यही डिसाइड हो जाता था कि इनको साइंस साइंस स्ट्रीम से पढ़ना है। हाँ नहीं, अभी 12th तक आप कर सकते हो, 12th तक का ऐसी कोई इशू नहीं रहेगा। बट ये है कि आपका थोड़ा सा बेसिस चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए बेस्ट रहेगा कि आप स्टैंडर्ड मैथ में रहो। मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर आपको बेस्ट एजुकेशन को कंटिन्यू करना है तो कम से कम 12th तक आपको साइंस स्ट्रीम पढ़ना चाहिए। साइंस स्ट्रीम तक अगर आप रहते हो तो आप कहीं भी स्विच कर सकते हो, किसी भी फील्ड में इन्वॉल्व हो सकते हो, कुछ किसी चीज को गेन करने की कैपेसिटी गेंटेन कर सकते हो। चले आगे बढ़े। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, द अमाउंट ऑफ, सॉरी, द अमाउंट ऑफ नहीं, द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग अ बिल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। बोला गया एक बिल की डिगिंग हो रही, कुएं की खुदाई हो रही है, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर का 150 रुपीज है। एंड राइज बाय 50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर, मतलब हर सबसिक्वेंट मीटर के लिए कितना रुपए इंक्रीज कर रहे हैं, 50 रुपए इंक्रीज कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। पहले जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पहले किलोमीटर का 15 रुपए किराया था, उसके बाद हर किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपए उनका बढ़ता गया। तो थर्ड क्वेश्चन भी एकदम सेम वही पूछा गया है कि पहले मीटर को डिग करने में 150 रुपए लगा, उसके बाद जैसे जैसे हर मीटर पे उनका क्या हो रहा है, 50 रुपए इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म तो आपका 150 हो गया, सेकेंड टर्म टर्म 200, थर्ड टर्म 250, फोर्थ टर्म आपका 300, इस तरह से आपको मिल जाएगा। जब डिफरेंस निकालेंगे तो आपका जितना आप ऐड कर रहे हो बार बार, वही आपका डिफरेंस 50 आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो बहुत टफ क्वेश्चन है, एकदम डिक्टो फर्स्ट की तरह है। तो फर्स्ट की तरह आप इसको कंसीडर कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बता सकते हो कि ये होगा कि नहीं होगा। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposit at the compound interest at 8% per annum। अब देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, दिमाग लगाओ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आते ही आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। हर बार वो क्या होता है, जो इंटरेस्ट मिला होता है उसके ऊपर क्या था, इंक्रीज होता रहता है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तब तो ये सिंपल सी बात है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता।
रीजन क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम डिफरेंस आपको बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराएंगे, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखो सिंपल इंटरेस्ट का सेंस होता है, जैसे मान लो हमने 100 रुपए आपसे उधार लिए, मैंने बोला कि आपको पर मंथ हम 10% इंटरेस्ट के रूप में देंगे। किसके रूप में? जब तक आपका 100 रुपए वापस नहीं कर देता मैं, तब तक आपको 100 रुपए का 10% यसाई दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट दूंगा ना। सिंपल इंटरेस्ट पर एनम भी होता है और पर मंथ भी होता है, पर हाफ ईयर भी होता है। मतलब जैसे आप दे सको, जैसे आपका मतलब आपका वहां पे सेटअप होता है उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं हम 10% मंथली की बात हो रही है, 10% मंथली की बात हो रही है। तो अब क्या होगा, 100 का 10% 10 रुपीज होता है। तो दैट मीन्स जिसने बोरो किया है, जिसने भी उधार लिया है 100 रुपए, वो हर महीने क्या करेगा, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए देता रहेगा, जब तक वो इस 100 को वापस नहीं कर देगा। बात समझ में आई? ये होता है एसआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर हमने 100 रुपए लिया है 10% के रेट के हिसाब से और मंथली 10% रेट के हिसाब से, तो जब तक आप क्या करते हो, पूरा का पूरा अमाउंट वापस नहीं करते हो, तब तक क्या होता है, फर्स्ट मंथ में कितना रुपए लगेगा, 10 रुपए लगेगा। मतलब ये 100 + 10 हो गया, मतलब कितना हो गया, 110 हो गया। अगला जो इंटरेस्ट लगेगा, 110 का 10% लगेगा। कितना लगेगा? 110 का 10% लगेगा, दैट मीन्स कितना, 000, दैट मीन्स 11 रुपए। तो नेक्स्ट 110 + 11 इज इक्वल टू कितना हो गया, टू, सॉरी टू नहीं, वन, यहाँ पे यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया, 121 हो गया। अब फिर से 10 10 रुपये, ध्यान से देखो, जीरो कटा जीरो कटा, यहां से कितना हो गया, 12.1, मतलब 12.1, मतलब 12 रुपए 10 पैसे। देखो पहले फर्स्ट मंथ में कितना लगा था, 10 रुपए लगा था। सेकंड मंथ में कितना रुपए लगा था, 11 रुपए लगा था। थर्ड मंथ में कितना लगा, 12 रुपए 10 पैसे लगा। दैट मीन्स ये डिफरेंट होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है? नहीं समझ आया? समझ आ गया? तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो सेम 10 10 10 10 हर महीने में 10, क्योंकि उसमें कंपाउंड दोबारा ऐड नहीं हो रहा होता। बट जो कंपाउंड होता है वो हर बार उसमें ऐड होके तब इंटरेस्ट लग रहा होता है। तो पहले 10 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 12.10 हुआ। देखो इनके फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो ये आपका जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हुई, तो सिंपल सी बात है, एपी नहीं बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप, हाँ तो आप, आपको क्या करना है, A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है। वो चारों टर्म आपको निकालने हैं। उसके बाद आपको A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 सॉल्व करना है। डिफरेंस अगर सेम आता है तो एपी नहीं होगा। डिफरेंस अगर सेम आता है तो एपी होगा। डिफरेंस अगर सेम नहीं आता है तो एपी नहीं होगा। इसको आप सॉल्व करके दोनों क्वेश्चन आप फॉरवर्ड करोगे उसी जो क्वेश्चन सीट मिली उसके साथ में। ओके, क्वेश्चन सीट आपको मिली है कि नहीं मिला है? ये दोनों क्वेश्चन जो आपको अभी मिले। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी। आपको फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी का डिसाइड करना है, जिसमें से आपको ए और डी दे दिया गया। तो हमने बताया था आपको टर्म फाइंड करना कैसा। अगर हमको फर्स्ट टर्म दे दिया जाए तो हम, फर्स्ट टर्म दे दिया जाए तो हम सेकंड टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं, A2 = A1 + D। बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, तो A3 हमने क्या बताया था, A2 + D। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं A1 + 2D। हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक, तो A3 की क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, A2 + D लिखो या फिर A1 + 2D लिखो। A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 + D या फिर A1 प्लस कितना हो जाएगा, 3D। दोनों में से कोई फार्मूला यूज कर सकते हो। तो हमको कितने टर्म बताने, फोर टर्म बताने हैं। तो फर्स्ट टर्म आपको दिया गया, दैट में हमको 5 तक पहुंचने हैं। तो क्या हो जाएगा, A4 + D या फिर A1 + 4D यूज करें। तो अब इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो आप। तो सॉल्व करते हैं।
आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया a इज इक्वल टू आपको 10 दे दिया गया है, d इज इक्वल टू आपको 10 दे दिया गया। तो दैट मीन्स अगर हम a1 की बात करें तो 10 हो गया, a2 की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस डी, a1 कितना 10, d कितना 10 मतलब 20 हो गया। ठीक है। ए उसके बाद A3 क्या बोल रहा है, A2 प्लस डी, A2 कितना मिला 20 मिला, तो A3 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू 20 और D की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 30 हो गया। A4 कितना हो जाएगा, A4 में A3 प्लस डी लिखा गया है। अब देखो इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, अगर करना चाहो तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो A2 में क्या किया गया है, A1 प्लस 2D, A1 कितना है 10 है ना, सॉरी A3 में है ना, A3, A3 में क्या, A1 कितना था आपका, A1 आपका 10 था और प्लस 2D, 2D का मतलब प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 10, तो टोटल क्या हुआ 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। देखो यही सेम आया कि नहीं आया, ठीक है। तो चाहे इस फॉर्मेट से करो चाहे इस फॉर्मेट से करो, चलो तो A4 निकालते हैं, तो A4 क्या, A3 कितना है 30, तो 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 हो गया। इस फॉर्मेट से निकालना हो अगर तो क्या करेंगे, A1 कितना है 10 है, A1 कितना है 10 है, 3D करना है, 3D मतलब प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितना 10, दैट मीन्स आपका 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। A5 निकालना हो तो क्या करेंगे, 40 प्लस 10 कर दिया हमने 50 आ गया। दैट मीन्स टोटल अगर AP की बात करें तो क्या मिल गया आपका, फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड 20, 30, 40, 50 सो ऑन। क्लियर रहा हो? ये तो मान लो इजी टर्म था। अब हम आगे सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दो, a इज इक्वल टू -2 है, d इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 0। अब मैंने पहले ही आपको इसके बारे में बता रखा था, जब आपका d 0 हो जाए तो क्या हो जाता है, कांस्टेंट एपी हो जाता है। क्या हो जाता है, कांस्टेंट एपी। तो मतलब जो फर्स्ट टर्म होगा वही सारे टर्म हो जाएंगे। तो सेकंड में क्या हुआ, आपको दिया गया a इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू आपको क्या दिया, 0 दिया। डी इज इक्वल टू 0 होने का सेंस क्या हुआ, A1 इज इक्वल टू क्या -2, A2 इज इक्वल टू क्या होता है A1 प्लस डी, तो A1 आपका कितना -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। A3 इज इक्वल टू क्या करेंगे, A2 प्लस डी इज इक्वल टू क्या -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। हम हर बार यही आता जाएगा कि नहीं आता जाएगा, बोलो भाई, हर बार यही आता जाएगा कि नहीं आएगा। तो आपका एपी क्या हुआ, -2 -2 -2 1 -2 ही होता जाएगा, ये कंटिन्यू ऐसे बढ़ता रहेगा आगे, कहीं भी आपका क्या हो, ये रुकने वाला नहीं है। दैट मीन्स आपका एक कांस्टेंट एपी हो गया। ओके। थर्ड में क्या था, अगर हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो थर्ड क्वेश्चन हमको क्या दिया गया, ए इज इक्वल टू हमको दिया गया 4, और क्या दिया गया था, डी इज इक्वल टू आई थिंक -3 था, डी इज इक्वल टू -3, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ डी इज इक्वल टू -3, हाँ डी इज इक्वल टू -3 था, तो डी इज इक्वल टू -3। अब इन इसमें ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, ए की वैल्यू आपको दे दिया गया, डी इज इक्वल टू -3, दैट मीन्स आप अप्लाई करो, A1 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया, तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा A1 प्लस डी, तो A1 कितना 4, डी कितना है -3, मतलब +-3, इसका मतलब क्या हुआ 4 - 3 इज इक्वल टू क्या हुआ 1 हुआ। A3 की बात करें तो क्या होगा A2 प्लस डी, तो A2 कितना मिला 1 मिला, 1 रख दिया, D कितना है -3 +-3 इज इक्वल टू क्या हुआ 1 -3 इज इक्वल टू -2 हो गया। ओके। A4 की अगर बात करें तो A4 क्या होता है, A3 प्लस डी होता है, तो A3 कौन हुआ -2, तो -2 प्लस यहाँ पे D कितना है -3, -3 इज इक्वल टू -2 -3 इज इक्वल टू -5 हो गया। A5 कितना हो गया, A4 प्लस डी हुआ, A4 आपको कितना मिला -5, -5 प्लस -3 इज इक्वल टू -5 -3 इज इक्वल टू आपको कितना हो गया -8, इस तरह से सो ऑन। अगर हम बात करें एपी की, तो एपी क्या बन गया आपका यहाँ पे 1, 1 नहीं, फर्स्ट वाले 4 है, 4 के बाद आपका 1 है,
फिर -2 है, -5 है, -8 है, सो ऑन। तो आपका यहाँ पे थर्ड का एपी क्या बना? क्लियर हुआ थर्ड का एपी? तो थर्ड के एपी में क्या आ जाएगा? 4, 1, -2, -5, -8 समथिंग। क्लियर नाउ? चलिए नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें फोर्थ के एपी की बात करें, तो फोर्थ में हमको ए इज इक्वल टू क्या दिया गया है? ए इज इक्वल टू हमको दिया गया है -1 और डी इज इक्वल टू हमको दे दिया गया है 1/2। डी इज इक्वल टू हमको क्या दिया गया? 1/2। अब हम A1 हमको क्या दिया? A1 इज इक्वल टू -1। A1 इज इक्वल टू -1। तो A1 इज इक्वल टू अगर हमको -1 दे दिया, तो ध्यान से देखो, हम अगर A2 के बारे में डिस्कस करें, A2 इज इक्वल टू क्या होता है? A1 प्लस डी होता है। A1 कितना? -1। डी कितना? 1/2, तो प्लस 1/2। सॉल्व करो इसको। -2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1/2। क्लियर? A3 इज इक्वल टू निकालेंगे, क्या मिलेगा? A2 प्लस डी निकलेगा। तो A2 आया -1/2 और डी कितना है आपके पास? प्लस 1/2 इज इक्वल टू हो गया 0। A4 हमको कितना मिलेगा? A3 प्लस डी। तो A3 कितना? 0। डी कितना? 1/2 इज इक्वल टू 1/2, है ना? A5 हमको कितना मिलेगा? A4 प्लस डी। A4 कितना? 1/2, तो 1/2 और डी कितना? 1/2, टोटल कितना? 2/2 इज इक्वल टू 1 मिल गया। दैट मीन्स अगर एपी की बात करें तो क्या हुआ? फर्स्ट टर्म आपका -1 था, सेकेंड टर्म आपका -1/2 था, थर्ड टर्म आपका कितना था? 0 था, फोर्थ टर्म आपका 1/2 और फिफ्थ टर्म आपका 1, सो ऑन इस तरह से। ये भी आपका क्या है? एपी है। एपी क्यों है? क्योंकि इनके बीच का हर बार डिफरेंस जब निकालोगे तो आपको क्या मिलता जाएगा? 1/2 मिलता जाएगा। ये चीजें समझ में आई कि नहीं? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया? ओके चलिए, तो फिफ्थ वाला डेसिमल में दिया गया, सॉल्व कर पाओगे कि नहीं सॉल्व कर पाओगे? ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, फिफ्थ आपका जो दिया गया क्या है? ए इज इक्वल टू क्या था भाई? -1.25 और डी इज इक्वल टू शायद था -0.25। एक बार देख लेते हैं, वैसे मैं भूल गया। -1.25, डी इज इक्वल टू -0.25, ठीक है। यही था आपका क्वेश्चन। अब आपको ए दे दिया गया, डी दे दिया गया। ए और डी आपको यहाँ पे दे दिया गया। ए और डी जब आपको दे दिया गया यहाँ पे, तो ध्यान दो, हमको A1 दे दिया। A1 इज इक्वल टू -1.25 दे दिया। A2 अगर हमको फाइंड करना है तो सिंपल सा लॉजिक है कि A1 प्लस डी करना है। तो A1 कितना है? -1.25। डी कितना है? -0 तो प्लस करना है, प्लस -0.25 लिखेंगे हम यहाँ पे। इसको जब और आगे सॉल्व करेंगे तो -1.25 रहेगा, प्लस माइनस का माइनस रह जाएगा, 0.25 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1.50 बन जाएगा। अगला A3 की अगर हम बात करें तो A3 हमको क्या मिलेगा? A2 प्लस डी मिलता है। तो A2 की वैल्यू ये मिल गई। A2 की वैल्यू मिल गई, तो A2 की वैल्यू -1.50 प्लस डी की वैल्यू कितना? -0.25। दैट मीन्स आपका क्या मिल गया? -1.50 प्लस जी सॉरी, प्लस नहीं माइनस होगा, -0.25 इज इक्वल टू -1.75 हो गया। ये किसकी वैल्यू हो गई? A3 की। A4 इज इक्वल टू क्या बनेगा? A3 प्लस डी बनेगा। तो A3 प्लस डी का मतलब A3 तो आपको यही मिला, तो A3 -1.75 हम डायरेक्ट लिख दें, -0.25 इज इक्वल टू -2.00 हो गया। 2.00 हो गया। A5 की अगर हम बात करें तो क्या मिलेगा? A4 प्लस डी मिलेगा। तो A4 आपको कितना मिला? -2.00, -2.00 माइनस 0.25 इज इक्वल टू -2.25 मिल जाएगा। ये आपका फिफ्थ टर्म हो गया। दैट मीन्स अगर हम एपी की बात करें, अगर हम एपी के बारे में बात करें तो एपी हमारा क्या बन गया?
फर्स्ट टर्म आपका -1.25, सेकेंड टर्म आपका कितना हो गया -1.50, थर्ड टर्म आपका हो गया -1.75, फोर्थ टर्म आपका क्या हो गया -0.02.00, और फिफ्थ टर्म आपका हो गया -2.25, सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, एपी हो गया। क्लियर नाउ? ओके, डन। चलिए, तो अब ये आपका कौन सा फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन था ना? हाँ, सेकंड क्वेश्चन आपका डन होता है, सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो सेकंड क्वेश्चन में कोई ऐसा पॉइंट ऐसा जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो? एक क्वेश्चन आई थिंक मैंने छोड़ा कि सारे सॉल्व कर दिए मैंने? सा, सारे सॉल्व कर दिए, सारे सॉल्व हो गए। चलो ठीक है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जो आपको नहीं समझ में आएगा उसको आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया? चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही है कि सबसे पहले जो लिखा होगा वही फर्स्ट टर्म होगा। अब कॉमन डिफरेंस हमको पता करना है, कैसे? वही डिफाइंड करके। ठीक है। अब जो यहाँ पे लिखा फॉर द फॉलोइंग एपीज, पहले बता दिया कि सभी के सभी एपी हैं। सभी के सभी क्या है, एपी हैं। और सभी एपी होने का सेंस हुआ कि डी सबका कांस्टेंट है। डी सबका कांस्टेंट है। और जब डी सबका कांस्टेंट है, क्योंकि एपी तभी हो सकता है जब डी क्या हो, कांस्टेंट हो। और डी एपी है, ऊपर लिख दिया फॉर द फॉलोइंग एपीज, मतलब जितने दिए गए सब एपीज हैं, मतलब एपी हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है दैट मींस डी इज द कांस्टेंट। और जब डी कांस्टेंट है मतलब हम किन्हीं दो टर्म को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें या डिफरेंस निकाल लें, वही हमारा क्या हो जाएगा, डी मिल जाएगा। क्लियर? तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन का ए आपका क्या होगा, बोलो भाई फटाफट, ए बताओ और डी बताओ। चलो बोलो, फर्स्ट का ए क्या होगा, बोलो भाई। फर्स्ट का ये क्या होगा? अभी इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा, तब तो हो चुका पढ़ाई तुम्हारा। ए किसको बोलते हैं? भाई अगर इस क्वेश्चन में इतना वक्त लगेगा तो बाकी आप कैसे सॉल्व करोगे? इसमें तो कुछ है ही नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ कोई क्वेश्चन कुछ देखना नहीं है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब जो भी सबसे पहले लिखा है वही हमारा ए होगा। अब इसको आपको बताने में इतना टाइम नहीं, तो ऐसे थोड़ी ना होता कि आप विदाउट कॉन्फिडेंस किसी चीज को बोलो कि हम हाँ उस पे हाँ बोल देंगे। हम कॉन्फिडेंस के लिए पढ़ा रहे हैं, नॉन कॉन्फिडेंस के लिए नहीं पढ़ा रहे कि आपको पता। इतनी देर से मैं लगातार कल से लेके आज तक लेक्चर किए जा रहा हूँ, तो लेक्चर का उसका कोई सेंस भी होना चाहिए ना, कि आपको समझ में ही आना चाहिए कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको फर्स्ट टर्म अभी नहीं क्लियर हुआ? नहीं तो डाउट ऐसे कैसे हो गया, अभी तो मैं लगातार इतने क्वेश्चन में सॉल्व करा के आ रहा हूँ। फर्स्ट टर्म इतना सारा डिफाइन मैं कर दिया, डेरिवेशन कर दिया, कुछ आपको फॉर्मूला बना के दे दिया। अभी तक तुम फर्स्ट टर्म ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, तो भाई क्या फिर डिसाइड कर रहे हो? ऐसे पढ़ाई ना करो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको रिवीजन कराएंगे या फिर आप रिवीजन कर पाओगे। जी चीजें नहीं समझ में आ रही तो उसको बोलो, प्रॉपर बोलो, कंसंट्रेशन क्रिएट करो, मेंटेन होके बैठो, एक ही बार में सीखो। नहीं नहीं, ये उसमें क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज देने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। दैट सिंपल सा लॉजिक है कि इतने छोटे क्वेश्चन के लिए अगर आप इतना टाइम ड्यूरेशन ले रहे हो दैट मीन्स बैड, वेरी बैड।
ओके। फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म ही, पहला एलिमेंट ही आपको उसका फर्स्ट टर्म होता है, क्योंकि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है यो, अगर कोई भी नंबर, कोई भी सीक्वेंस अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा गया है, तो जो सबसे पहले होगा वही उसका पहला टर्म होगा। तो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू सिंपल, हर एक जितने भी 1 1 2 3 4 दिए गए हैं, वो सब की फर्स्ट टर्म जो दिख रहे हैं वही फर्स्ट टर्म होंगे। डी के लिए आपको सॉल्व करना है, डी के लिए क्या सॉल्व करना है, ऊपर बोला गया फॉर द फॉलोइंग एपीज। फॉर द फॉलोइंग एपीज का सेंस होता है कि जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं सीक्वेंस, सबके सब एपी में है, और सब एपी में है, दैट मीन्स इनका कांस्टेंट, डी इनका हमेशा कांस्टेंट होगा। तो हम किसी भी टर्म को उठा लें, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, किसी भी टर्म को उठा के आपस में डिफरेंस कर दें, तो आपका डी जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ओके। तो भाई इस रिवाइज करते रहो फटाफट, ऐसे नहीं काम चलेगा जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो। देखो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, 3 हो गया। कहाँ गया भाई, फर्स्ट टर्म आपका 3 हो गया। डी हम कहीं से निकाल सकते, चलो सेकंड, सेकंड टू फर्स्ट निकाल लेते, कितना आ गया, -2 आ गया। चाहे आप यहां से निकाल सकते हो, यहां से, तो यहां से अगर निकालो क्या मिलेगा, -3 माइनस -1 इज इक्वल टू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू -2, तब भी वही मिलेगा, तब भी वही मिलेगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में अगर ए की बात करें सेकंड के लिए, तो सेकंड का ए आपका -5 हो जाएगा। डी, डी आपका क्या, इनका डिफरेंस -1 माइनस, सॉरी इनका डिफरेंस है -1 माइनस और -5, डिफरेंस निकाल लिया, तो -1 प्लस 5 इज इक्वल टू +4 हो गया, है ना। ठीक है, इनका डी क्या मिल गया, 4 मिल गया। थर्ड के लिए क्या हो गया, ए इज इक्वल टू आपका 1/3 है। डी, हाँ डी के लिए कहीं से हम निकाल लेते, चलो 13/3, हाँ 4/3 हो जाएगा। फोर्थ के लिए अगर हम बात करें, तो ए इज इक्वल टू आपका क्या, 0.6 हो गया, और डी इज इक्वल टू निकालेंगे 1.7 माइनस 0.6, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1.1 हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक नंबर का क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है भाई। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको श्योर है, 100% है कि आपको ये मिलेगा मिलेगा। ठीक। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इसमें आपको बताना है कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है। एपी कैसे क्लियर होगा, इनका डी निकाल के, इनका डी निकाल के हम सॉल्व करेंगे कि कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग क्या करोगे, सॉल्व करोगे ना। टफ क्वेश्चन नहीं है, चीटिंग कहीं से नहीं करना है, कहीं भी इंटरनेट का इसमें हेल्प नहीं लेना है, अपने दिमाग का कंप्लीट यूज करना है ना, विदाउट एनी हेल्प। ओके, समझ में आ रही मेरी बातें, हाँ यहाँ पे विदाउट एनी हेल्प आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कहीं से किसी प्रकार का कोई भी सॉल्यूशन पैच नहीं देखना है आपको। जितना आपसे हो सकेगा उसको पूरा सॉल्व करिएगा, दिमाग लगाइएगा, दिमाग पे थोड़ा प्रेशर डालिए, खोपड़ी पे अपने, कि जो चीजें पढ़ाई गई हैं वो ध्यान में रहे। ठीक। हाँ, कोई भी हेल्प नहीं कहीं से लेना इस क्वेश्चन के लिए, जितना होगा आप सॉल्व करके आओगे, सॉल्व करके भेजोगे, और नहीं होगा तो कल आप हमसे पूछ सकते हो एकदम विदाउट हेजिटेशन, बट सीख के जाना। ओके। तो मैथ की क्लास हम लोग इसी पे एंड करते हैं।